हाँ जी, क्लास 12th की जनता, क्लास 11 का पेपर देके पहुंच चुके हो क्लास 12th के अंदर और शुरू कर चुके हो अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई। अब बिजनेस स्टडीज के अंदर जैसे ही आप आते हो ना, तो आपको एक चैप्टर नजर आता है जिसका नाम है भैया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में मैनेजमेंट बोलते हैं। और यहीं से पूरी रामायण शुरू होती है। क्लास 11 में जब आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे तो वहां पे आप लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपने बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात की, ठीक है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात की। अब देखिए, हर चैप्टर में क्लास 11 में एक चीज कॉमन आ रही थी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ठीक है। लेकिन क्लास 12th में जैसे ही आए ना, आ गई बात मैनेजमेंट 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 की, क्योंकि यहां पे बेटा क्लास 12th के पूरे सिलेबस में आपको मैनेजमेंट ही सिखाया जाना है। अब चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, और चाहे वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो, जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का वन शॉट आपके सामने है और इस सेशन को पूरा देखना, लगातार देखना, क्योंकि बहुत मजा आने वाली है तुमको और बहुत अच्छे तरीके से तुमको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। देखो यार, जब तुम क्लास 12th में आए थे तो तुम लोगों को, जब तुम क्लास 12th में आए हो तो तुम लोग को ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बेटा यहां पे देखिए क्लास 11 में बिजनेस यानी कि व्यापार यानी कि धंधे के बारे में सब कुछ जान लिया है आपने। अब आपको धंधा चलाना कैसे है ये समझना होगा, मैनेजमेंट समझना होगा, प्रबंधन समझना होगा। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी आपको यहां पे पढ़ने हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस भी आपको यहां पे पढ़ने हैं, और तुम जान के हैरान हो जाओगे कि जो आपकी बुक 1 है ना, जिसमें 8 चैप्टर है, भैया लगभग हर चैप्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। अब 5 चैप्टर तो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के हैं, सब कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को, मैनेजमेंट को। राइट, सबसे पहली बात तो यार, ये मैनेजमेंट होता क्या है बच्चों? मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेज करना लोगों को, अब देख सकते हो यहां पे मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेज करना लोगों को और साथ में थिंग्स को। सर थिंग्स कौन सी? अरे वही एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली चीजें। जैसे भाई मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेल और परचेज करती है बच्चा पार्टी, तो सेल और परचेज को मैनेज करना। अगर आप सामान बनाते हो तो बनाने को मैनेज करना, अगर आप बेच रहे हो तो बेचने को मैनेज करना, अगर आपके पास पैसा नहीं है लाना है तो पैसों को मैनेज करना, अगर आपको अपने पैसों को सही जगह लगाना है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते रहे, अचीव होते रहे, इसमें भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि यार मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखो यार, मैनेजमेंट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी। मैं यहां पे आपको बेसिक 2 डेफिनेशन समझाऊंगा, पूरी तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, मैनेजमेंट बेटा एक प्रोसेस है जहां पे आप प्लान करते हो और चीजों को, रिसोर्सेज को, अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हो। देखो, प्लान आप करते हो, एक बात बताओ, आप जब प्लान करते हो ना तो क्यों करते हो? आप बताओ, मुझे ये क्लास पढ़ानी है, मुझे प्लान करना पड़ रहा है। आप जब पढ़ रहे हो तो आप एक प्लानिंग से पढ़ रहे हो कि आज इस पर्टिकुलर डे पे मैं हर सर की ये वाली क्लास पढ़ूंगा। आपने प्लानिंग कर ली, क्यों कर ली? ताकि आपका सब कुछ स्मूथली चलता रहे और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लास 12th में अच्छे नंबर लाना। वो भी आप इस क्लास के हेल्प से ला पाओगे। तो आप पूरी प्लानिंग कर रहे हो कि अभी मैं चैप्टर 1 पढ़ूंगा, फिर मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, फिर मैं इको पढ़ूंगा, फिर मैं अपना मैथ्स पढ़ूंगा, कंप्यूटर्स पढ़ूंगा, हिंदी, इंग्लिश, जो आपका पूरा प्लान होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टाइम टेबल भी कहते हो। ठीक है, टाइम टेबल एक दिन का होता है, प्लानिंग थोड़ी और लंबी होती है। तो बेटा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आप प्लान करते हो, आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने रिसोर्सेज को, अपनी एक्टिविटीज को। देखो, देख सकते हो, जहां पे हम प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पे हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को लेके, अपनी एक्टिविटीज को लेके और ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। यानी कि अब देखो, यहां पे एक वर्ड आ रहा है ना, बिजनेस। बिजनेस के आगे निकल चुके हो, ठीक है, धंधा समझ लिया, व्यापार समझ लिया, बिजनेस समझ लिया कि पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ जो और ऑब्जेक्टिव्स है उनको कैसे करना है, जो उनको कैसे अचीव करना है, जो रिसोर्सेज है उनको कैसे मैनेज करना है, वो आपको यहां पे पढ़ाया जाता है, वो आपको यहां पे समझना होगा। तो बेटा मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहां पे आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं अपने सारे रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज को, ताकि आपके स्पेसिफिक गोल्स अचीव हो सके। अब तुम पूछोगे सर ये स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं? चलो सर, आपने हमारा एग्जांपल दिया कि क्लास 12th के बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं, यहां पे किन गोल्स की बात हो रही है अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, रुके रहना। साथ ही साथ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है? इसके बारे में भी आगे बात होगी, दिखा देता हूं। ये देखो, यहां पे हम लोग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं, तो रुके रहो, है ना। अभी तुम इस डेफिनेशन को यहां तक समझो कि स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करना है और वो भी बेस्ट तरीके से।
ठीक, अब इस डेफिनेशन को पूरा एक साथ समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग करने की, ऑर्गेनाइजिंग करने की अपने रिसोर्सेज को, अपनी एक्टिविटीज को, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। सिंपल बात समझ में आई? चलिए और देखते हैं। यहां पे हैरल्ड कुंट्ज की एक डेफिनेशन है, वो जरा एक बार समझिएगा कि मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम निकलवाने की। ये देखिए यहां पे इन्होंने नई बात बताई कि मैनेजमेंट क्या है भैया, मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम निकलवाने की, और वो लोग जो हैं वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में होने चाहिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, मैनेजमेंट एक कला है। देखिए एक मैनेजर ना सारा काम अकेले नहीं कर सकता, उसको एक टीम दी गई है, वो उसको उस टीम से काम निकलवाना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। क्या है वो गोल, अभी आगे बात होगी उसके बारे में। ठीक है, तो मैनेजमेंट बेसिकली एक कला है लोगों से काम निकलवाने की, और वो लोग फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में होने चाहिए। जैसे बेटा अगर अड्डा 24/7 में कोई मुझे ढूंढेगा तो कहां ढूंढेगा? ठीक है, मैं एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में काम कर रहा हूं जिसको आप लोग कहते हो CUT अड्डा 24/7, है ना। तो मुझे अगर कोई ढूंढेगा इस ऑफिस में तो मुझे कहेगा कि यार हर्ष सर जो CUT में पढ़ाते हैं उनके पास ले चलो। आप समझ रहे हो? तो मेरी एक पहचान है कि मैं CUT अड्डा 24/7 पे पढ़ा रहा हूं, राइट। तो मैं एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में काम कर रहा हूं। चलिए फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन को एक बार देखते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ये जानने की कि आपको क्या चाहिए, ये भी इसमें समझना होगा। मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। आप करना क्या चाहते हो, आपको चाहिए क्या, और उसके बाद ये देखना कि वो आपके लिए वो काम करें। अब वो कौन है? आपके एम्प्लॉइज। ठीक है, उसके बाद ये देखना कि वो आपके लिए वो काम करें बेस्ट और द चीपेस्ट वे। देखो मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप अपने घर में बैठ के ऐसा मान के चलो कि आप एक कंपनी के मालिक हो। आपको यह पता लगाना है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पता लग गया। अब आपको लोगों से काम निकलवाना है, खुद सारा काम नहीं करना, लोगों से काम निकलवाना है, और जो लोग आपके लिए काम कर रहे हो वो उस काम को बेस्ट तरीके से करें और सबसे सस्ते तरीके से करें, यानी कि पैसा बचा के करें। और ये डेफिनेशन FW टेलर ने दी थी। अब देखिए शॉर्ट में समझा रहा हूं। बेस्ट जब आप काम करते हो तो आपको इफेक्टिव कहा जाता है, ठीक है, और जब आप सबसे सस्ता काम करते हो तो आपको एफिशिएंट कहा जाता है। अभी आप लोग के मन में सवाल आ रहा था ना कि सर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है? ये होती है, देख लो। अब सर मैनेजमेंट क्या सिर्फ एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में ही आता है? नहीं बेटा, दुनिया का हर काम, ठीक है, वो उसमें आप प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके अपने घर का। आपकी मम्मी आपके लिए सुबह नाश्ता बनाती हैं, जैसे तुम नाश्ता कर लेते हो, अरे बेटा वो रात में क्या खाओगे, उनको रात की चिंता हो रही है। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला मम्मी रात में ना भिंडी की सब्जी खाऊंगा, अब उनको ये भिंडी लानी पड़ेगी, भिंडी जुगाड़नी पड़ेगी कि भिंडी घर में आए। उसके बाद मान लीजिए आपने बोला मम्मी छोला खाने का मन है, अब छोला उनको भिगोना पड़ेगा, यानी कि उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी रात के खाने के लिए। अब रात में ऐसा तो है नहीं कि 8 बजे फ्रिज खोल के देख रहे, 10 बजे फ्रिज खोल के देख रहे, जो है वो बना दिया। थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी 2-3 घंटे पहले, है ना, कि क्या बनाना है, सारे सामान लाना पड़ेगा, फिर उस चीज को बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा एग्जांपल है कि आपके घर में भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो रहा है। मैं अपने पढ़ाने में, तुम अपने पढ़ने में, तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में, आर्मी में, हॉस्पिटल्स में, हर कहीं मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एक तरफ है इफेक्टिवनेस बेटा, जहां पे इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम होना चाहिए वो भी समय पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खर्चा कितना हो रहा है, समझ रहे हैं, तो आपको इफेक्टिव कहा जाएगा। मुझे कोई काम दिया गया, मुझे उस काम को सही समय पे खत्म करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने पैसे खर्च किए। अगर मैंने उस काम को सही समय पे खत्म कर दिया तो मुझे इफेक्टिव कहा जाएगा। वहीं एफिशिएंसी में इसका जस्ट उल्टा है। एफिशिएंसी में आपको काम करना है पैसा बचाते हुए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। अगर मैंने पैसा बचाया कंपनी का तो मुझे एफिशिएंट कहा जाएगा। आगे देखते हैं। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव है कि एंड रिजल्ट्स अचीव हो सकें। देखिए एंड रिजल्ट जो भी हैं वो अचीव हो जाए, वो भी समय पे। यहां पे टाइम जो है ना बेटा, ये जो टाइम वर्ड बार बार आ रहा है ना, ये आपका कीवर्ड है। देखिए जब भी टाइम की बात हो ना तो आप समझ जाना कि वहां पे इफेक्टिवनेस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि भैया काम होने से मतलब है, ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट अचीव करने से, समय पे
पैसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। मेन कंसीडरेशन इज टाइम, यहां पे मेन कंसीडरेशन क्या है सर, समय है। इधर आ जाते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो बेटा यहां पे आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, ठीक है सर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है कि यार आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है और मैंने कितना लगाया और कितना कमाया, ये कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहां पे मेन कंसीडरेशन क्या होता है बेटा, कॉस्ट का होता है। देखिए काम को सही समय पे कर लेना ना यार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मुझे 10,000 यूनिट का टारगेट दिया गया कि 10,000 यूनिट हर सर आपको प्रोड्यूस करनी है। मैंने कहा यार 10,000 यूनिट कितने महीने में? उन्होंने कहा सर 1 महीने में। अगर मैंने टाइम पे 1 महीने पे काम खत्म कर दिया ना तो मुझे इफेक्टिव कहा जाएगा। उन्होंने कहा सर 1 यूनिट की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, मैंने 100 रुपए में कर दिया तो मुझे एफिशिएंट कहा जाएगा। मैंने दोनों चीजें कर दी तो मुझे इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों कहा जाएगा। सिंपल बात है, समझ गए होगे, ठीक है। क्योंकि बेटा टाइम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपको मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, जब आप कभी भी हॉस्पिटल जाइए, लोग इधर उधर भाग रहे हैं या किसी का इलाज कराने के लिए आए, वहां पे उनके लिए पैसा नहीं मैटर करता, वहां पे उनके लिए समय, एक एक मिनट मैटर करता है। तो उस सिचुएशन में आदमी पैसा नहीं देखेगा, उस सिचुएशन में आदमी क्या करेगा, टाइम देखेगा। टाइम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, राइट। और बेटा इसी वजह से, क्योंकि टाइम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको इसी वजह से यह कहूंगा कि आप लोग अभी से ही यह निर्णय करिए कि आप लोगों को क्लास 12th में बहुत अच्छा करना है। और क्लास 12th ही नहीं, CUT में भी जाओगे ना फिर, तो वहां भी आपको बहुत अच्छा करना है। यह सही समय है ये ठानने का, ये सोचने का। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि यार अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, कुछ कुछ स्कूलों में चल रही होगी, है ना, और बहुत भीषण गर्मी भी पड़ रही है, बट आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यार आज से पढ़ना शुरू करूंगा ना। क्लास 12th का इतना लेंथी सिलेबस है यार, बिजनेस स्टडीज की 2-2 किताबें, इकोनॉमिक्स की 2-2 किताबें, अकाउंट्स की 3-3 किताबें, इंग्लिश में लिटरेचर, लैंग्वेज, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि भैया अगर आप लेट में शुरू करेंगे तो कहीं सच में देरी ना हो जाए, कहीं आपको प्रैक्टिस करने का टाइम ना मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको रिविजन करने का टाइम ना मिले और आप पेपर तक अपने सिलेबस को खत्म करते रहें। तो आज ही आपको जो है निर्णय लेना है। अब निर्णय लेने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से जुड़ना है। क्योंकि बेटा क्या होगा कि जो टीचर्स हैं ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें ले चलेंगे और पूरे साल भर आपको मदद करेंगे। और उसके लिए आप जो है एनरोलमेंट कर सकते हो, कर सकते नहीं हो, कर लो। किसमें? CUT के महापैक में। महापैक कॉमर्स डोमेन का आप ले लो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है सर। महापैक और एक बैच में क्या फर्क है? जैसे ये एम्बिशन बैच इस समय चल रहा है, आप इसमें भी इनरोलमेंट कर सकते हो। फर्क इतना है कि बेटा महापैक के अंदर आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। आज एम्बिशन बैच है, एम्बिशन बैच भी पढ़ने का मौका मिलेगा। कल को कोई और बैच आएगा, CUT ओरिएंटेड बैच आएगा, है ना, या मान लीजिए मान लीजिए CUT के पेपर का कोई बैच आ रहा है, क्लास 12th का पेपर का कोई बैच आ रहा है लास्ट के मंथ्स में, तो उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा। यानी कि ऑल ओवर द पूरे साल जितने भी बैचेस होंगे वो सब आपको महापैक के अंदर मिल जाएंगे। ये देखो, एक्सेस ऑफ ऑल CUT बैचेस, मेंटरशिप थ्रू टॉपर्स। अच्छा, आपको टॉपर से मेंटरशिप भी मिलने वाली है, ठीक है। अनलिमिटेड टेस्ट आपको यहां पे मिलेंगे और वीडियो कोर्सेज तो आपको मिल ही रहे हैं, तो सारी चीजें और प्रिंटेड किताबें भी आपको महापैक के अंदर मिल जाएंगी। और महापैक में एनरोलमेंट करने के लिए आपको एक कूपन कोड देता हूं Y769, जिसका इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। चलो अपनी कहानी को रिज्यूम करते हैं, आते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखो भैया, मैनेजमेंट के ये 7 फीचर्स हैं, मैं अभी इनका नाम बता दे रहा हूं और फिर एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। देखो, यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब है कि पूरी दुनिया में हर कहीं मैनेजमेंट है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, लंदन हो, किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में चले जाओगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो ही रहा है। तो बेटा मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल को आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट परवेसिव इन नेचर है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। आप मैनेजमेंट क्यों करोगे? देखो, मेरे घर में शादी है, मेरी दीदी की शादी है, मान लो मेरे बहन की शादी है, मैं उस शादी के घर में मैनेजमेंट कर रहा हूं, इनको ये काम दे रहा हूं, सोच रहा हूं कि यार खाना कैसे बनेगा, सोच रहा हूं टेंट कहां लगना है, सोच रहा हूं कि यार हॉल कौन सा होगा। ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा एक गोल है कि शादी अच्छे से हो जाए। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर आप गोल नहीं लेके चल रहे हो ना तो मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे हो। अगर आप चिंतित नहीं हो इस समय कि आपको साल भर क्या करना है, इसका मतलब आपका गोल ही सेट नहीं है। जिस बच्चे का गोल सेट होगा ना कि मेरे को 95% लाने हैं यार, ये मेरा गोल है, बात खत्म, ठीक है, तो वो अभी से ही चिंता करना शुरू कर देगा। उसी गोल को अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट करते हो। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस है मैनेजमेंट।
चलता रहता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स चलते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, वर्क, पीपल, ऑपरेशन अभी आगे पढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, एक सिंगल बंदे का काम नहीं है। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट हमेशा बदलता रहता है। आप एक प्लान लेके ना पूरे जिंदगी नहीं चल सकते हो, हर साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही रन नहीं करा सकते हो, आपको उसमें प्लान बदलने पड़ेंगे। और लास्ट में मैनेजमेंट दिखता नहीं है, मैनेजमेंट छू नहीं सकते हैं, जैसे इस मार्कर को मैं छू रहा हूं, है ना, मैनेजमेंट को नहीं छू सकते। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो मैनेजमेंट क्या है बेटा, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होने का क्या मतलब है, देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होने का मतलब यह है द प्राइमरी पर्पस इज टू मीट द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। इट इंश्योर्स द टास्क असाइंड आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। यहां पे आपको यह देखना है कि आपके जितने भी काम हैं वो ऑन टाइम पूरे हो रहे हो, किसी को भी लास्ट डेट के लिए इंतजार ना करना पड़े। नोबडी फेसेस बॉटलनेक्स व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क, द मेन ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं चाहता हूं कि मैं 1 साल के अंदर 15 लाख रुपए का सेल कर दूं, तो मेरा अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, 15 लाख रुपए की सेल करना। तो 15 लाख रुपए की सेल करने के लिए वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कुछ बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, और इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बात समझ में आ गई। दीदी की शादी में ऑब्जेक्टिव क्या है कि शादी अच्छे से हो जाए। क्लास 12th की पढ़ाई में ऑब्जेक्टिव क्या है कि 95% आ जाए, तो उसके लिए आप मैनेजमेंट करते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब एक और एग्जांपल देता हूं। स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा एडवांस में जमा कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट डेट पे जमा करते हैं। जैसे लास्ट डेट अगर 1 मार्च की है तो 1 मार्च को ही जमा करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1 मार्च के बाद जमा करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा है तो आप टाइम से हर काम करोगे। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो बेटा मैनेजमेंट क्या है ना, एक परवेसिव एक्टिविटी है। सर परवेसिव का मतलब क्या है, वो दुनिया में हर कहीं है। देखिए हर तरीके की बिजनेस एक्टिविटी, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। मेरी कंपनी है, 15 लाख रुपए कमाना है, बिजनेस एक्टिविटी। मेरी मां मेरे लिए खाना बनाती है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी। दोनों में मैनेजमेंट लगता है। बात समझ में आ गई। मैनेजमेंट हर कहीं है। दूसरी चीज, मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू कंडक्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट को परवेसिव और यूनिवर्सल कहा जाता है। और एक लाइन ये तो बिल्कुल याद कर लो, वैसे मैं बिजनेस स्टडीज में आपको याद करने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूं कि आपको हर चीज समझाने पे फोकस करूंगा, लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। एक लाइन याद कर लो कि किसी भी चीज से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो वो चीज जीरो बचती है, कुछ बचती ही नहीं है, माइनस जीरो। यानी कि हर एक्टिविटी में आपको मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा मैनेजमेंट नेवर एंड्स एट एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए मैनेजमेंट भी कभी खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको लगातार करना पड़ेगा, समझ गए ना। फंक्शन सच एज प्लानिंग टू मॉनिटरिंग हैपन साइमल्टेनियसली। प्लानिंग से लेकर मॉनिटरिंग तक यानी कंट्रोलिंग तक आपको सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कुछ ऐसा चलता है प्लानिंग, ये आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस। ध्यान से देखना, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। देख रहे हो, तो मैनेजमेंट भैया चलता ही रहता है एक पहिए की तरह, कभी नहीं रुकता है, ठीक है, कभी नहीं रुकता। तो इसीलिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन बंद ना हो जाए। डिसॉल्व्ड का मतलब है बंद ना हो जाए, तब तक आप मैनेजमेंट करते रहोगे। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट किसी एक आदमी के बस का काम तो है नहीं, ठीक है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी दैट रिलाइज ऑन कोऑर्डिनेशन अमंग लीडर्स, मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन करके काम करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन काम करना, को मतलब साथ में काम करना। साथ में काम करना पड़ेगा हर लीडर, हर मैनेजर, हर टीम मेंबर को। जैसे मान लीजिए मैं एक टीम मेंबर हूं, मेरे कोई मैनेजर सर है
है ना, या कोई लीडर है, हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. इट मींस दैट नो सिंगल पर्सन, दैट नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स ऑल द एक्टिविटीज, कि कोई एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकता है. एक इंसान एक घर को नहीं चला सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को तो दूर छोड़ दीजिए. अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो मम्मी घर देखती हैं. जितना जरूरी आपके पापा का जॉब करना है या बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, बेटा उतना ही जरूरी मम्मी के होने का भी है, उतना ही जरूरी आपके पढ़ाई करने का भी है. समझ रहे हो, घर में जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने काम डिसाइडेड होंगे ही होंगे, तो सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए, घर के बेनिफिट के लिए. कोई एक भी अगर अपना काम नहीं कर रहा होगा तो फिर घर उतने अच्छे से नहीं चल सकता है. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. बेटा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मैनेजमेंट 3D है. मल्टी डायमेंशनल का मतलब है 3 डायमेंशनल. मैनेजमेंट क्या है भैया? 3D है. 3D कैसे है? क्योंकि यहां पे 3 चीजों को देखना पड़ेगा. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. वर्क, मैं पढ़ा रहा हूं, वर्क. मैं हूं पीपल, ठीक है. और जो लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस. जैसे बेटा एग्जांपल देता हूं, आपके स्कूल में एक प्ले हो रहा है 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन. आपको यहां पे एक स्टेज दिख रहा है, स्टेज पे कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. अब यहां पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं. देखिए ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ये दोनों क्या परफॉर्म कर रहे हैं? क्या प्ले है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या कहानी है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क. और स्टेज के पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं, जिसको कहते हैं बैक स्टेज या बैक एंड. जो यहां पे लोग खड़े हुए हैं और पर्दा गिरा रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, वो होते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. आपको हर चीज एक कंपनी के अंदर मैनेज करनी पड़ेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं. मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है. क्या ये बात सच है? जी हां. मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है. मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट. मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. मैनेजमेंट एक थॉट रिलेटेड प्रोसेस है. अच्छा एक चीज और, जो चीज दिख नहीं सकती है उसका रिजल्ट तो दिख सकता है ना. तो मैनेजमेंट अच्छा किया या बुरा किया, ये पता लगेगा कि रिजल्ट कैसा आया. ठीक है, इंडिया की टीम जीत गई, इसका मतलब अच्छा खेले होंगे, इसका मतलब अच्छी प्लानिंग की, इसका मतलब अच्छे प्लेयर्स को चुना. सिंपल है. द रिजल्ट ऑफ गुड और बैड मैनेजमेंट कैन बी सीन थ्रू रिजल्ट्स, है ना, कि भाई रिजल्ट अच्छा तो मैनेजमेंट अच्छा, रिजल्ट खराब तो मैनेजमेंट खराब. ठीक है. It helps in achieving organizational goal within a well-defined structure that can take actions when objectives are not met. ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरे स्ट्रक्चर के साथ आगे लेके चलना पड़ेगा और आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे. जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट भी एफिशिएंट है. सिंपल है. व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर मेट बाय एम्प्लॉइज, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है. ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूरे हो रहे, मैनेजमेंट खराब है. सिंपल. ठीक. लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. देखो यार एक बात बताता हूं तुमको, अभी ना 3rd चैप्टर तुम पढ़ोगे बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट में तुम लोग इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल में भी टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स पढ़ोगे. ये ऐसे फैक्टर्स है, जैसे बेटा बाहर बारिश हो रही है तो मैं भीगूंगा, मैं अपने काम पे नहीं जा पाऊंगा, आप अपने स्कूल नहीं जा पाओगे. बारिश हम इंसानों को अफेक्ट करती है, ठंड हम इंसानों को अफेक्ट करती है, बहुत गर्मी हम इंसानों को अफेक्ट करता है. बिल्कुल उसी तरीके से बेटा बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं ये फैक्टर्स, ये फीचर्स. ठीक है. और एक मैनेजमेंट को इन फैक्टर्स के हिसाब से अपनी कंपनी को ढालना पड़ता है. ठीक है. जैसे ये फैक्टर्स क्या हैं? सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये हमेशा बदलते रहते हैं. इट हैज टू बी डायनेमिक फंक्शन बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कीप्स ऑन चेंजिंग. ये हमेशा चेंज होते रहते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट टू अडॉप्ट टू सिचुएशंस एज एंड व्हेन दे अराइज. बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना. जैसे मान लेते हैं आप किसी फैशन इंडस्ट्री में हो, बेटा आप देख रहे होगे कि फैशन आज हर दिन चेंज हो रहा है. पहले वही शर्ट, वही जीन्स, वही ट्राउजर, है ना, वही सारी चीजें. लेकिन आज आप देखो हर दिन फैशन चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है. सोशल मीडिया भी उसमें थोड़ा सा वो है. ठीक है. तो सोशल मीडिया भैया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा कि भैया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है, सोशल मीडिया पे देख रहा है भैया, और उसको भी वो कपड़े खरीदने का मन है, फैशन करने का मन है.
तो फैशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से चेंज हो रही है, अब आपको चेंज करना पड़ेगा। अब मैं वही 20 साल पुरानी जीन्स बेचूंगा, नहीं बिकेगी, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट डायनेमिक फंक्शन इज। डायनेमिक का मतलब होता है जो हमेशा बदलता रहे। बहुत शानदार। अब बेटा आगे आएंगे और बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ले, क्या कहते हो, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया जाए। चलो तो एक काम करते हैं यार, पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। बेटा देखो, सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहां लिख दूं, ओके। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो भैया, ऐसा है कि मैनेजमेंट के होते हैं 3 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। और एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल यह है कि बेटा आपने एक कंपनी खोली, कल ही खोली मान लो, आज ही से क्या पैसा कमाना शुरू कर दोगे, प्रॉफिट में आ जाओगे क्या? नहीं। सबसे पहले एक कंपनी खोलने के बाद सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी कंपनी इतने टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब खड़ी है या नहीं। सबसे पहले यह जरूरी है एक बच्चे के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पहले वो चलना सीख ले, बोलना सीख ले, जिंदा रहे, सरवाइव करे, उसके बाद पैसा कमाए, आपकी कंपनी भी कमाए प्रॉफिट, और उसके बाद पैसा ज्यादा हो, आज 1 लाख कल 2 लाख, 2 लाख 4 लाख, 4 लाख 8 लाख, 8 से 80 लाख, 80 से 80 करोड़, समझ रहे हो, ऐसे ग्रोथ होती जाए। बच्चा भी यही करता है भाई, पहले चलना सीखता है, बोलना सीखता है, गाना सीखता है, फिर धीरे धीरे पैसा कमाता है, फिर ग्रोथ भी करता है, फिजिकली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो किसी मैनेजमेंट का होता है वो होता है सर्वाइव करना। पढ़ के देखते हैं, द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री इज सर्वाइवल। सबसे पहले आपको सर्वाइव करना है। मैनेजमेंट मस्ट अटेम्प्ट टू अश्योर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। हमें अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूअसली चलाते रहना है, यह हमारी पहली जंग है जो हमें जीतनी है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट। सिर्फ पैसा, सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना है, पैसा भी कमाना है। पुअर सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है बेटा। पुअर, अगर आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, आप एक बात बताओ बेटा, आप एक बात बताओ, ठीक है आप घूमने नहीं जाते हो, ठीक है आपके कोई बहुत बड़े शौक नहीं है, लेकिन फिर भी खर्चा करवा रहे हो घर वालों का। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अभी नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा, 5 साल बाद नहीं आएगा, 7 साल बाद आएगा, आएगा। प्रॉफिट इज नेसेसरी अपने खर्चों को मीटअप करने के लिए, अपने खर्चों को चुकाने के लिए। मैनेजमेंट हैज टू मेक श्योर, मैनेजमेंट को यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो, प्रॉफिट अर्न कर रही हो। प्रॉफिट बहुत ही क्रूशियल है कॉस्ट को मीट करने के लिए और बिजनेस के अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए, ठीक है ना भाई। हाथ में पैसा होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, और फिर आते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब है कि एक फर्म को, एक इंडस्ट्री को भैया चांसेस बढ़ाने पड़ेंगे कि उनकी फर्म लॉन्ग रन में थोड़ा ग्रो करे, है ना। आपको चांसेस डेवलप करने पड़ेंगे। देखिए भैया ना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, ठीक है, may add to its chances in the long run. For this it is necessary for the concern to develop, और इसके लिए बहुत जरूरी है एक कंसर्न के लिए डेवलप करना, एक्सपेंशन करना। जैसे आज आप देखो बेटा, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखो, आज आप टाटा ग्रुप को देखो, आज आप अडानी ग्रुप को देखो, क्या ये हमेशा से ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी? नहीं, इन्होंने 1 कमरे 2 कमरे से शुरू किया था, सरवाइव किया, प्रॉफिट कमाया, ग्रोथ हो रही है। आज ग्रोथ पीरियड में ग्रो ही ग्रो कर रहे हैं, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, हर कहीं है, हर सेक्टर में है, ठीक है। टू प्रिवेल इन द बिजनेस मैनेजमेंट मस्ट यूटिलाइज एडिकेटली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द फर्म। और बेटा एक बात बताऊं, ग्रोथ पोटेंशियल को यूटिलाइज करना पड़ेगा। हर आदमी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, हर कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, जरूरत है उस ग्रोथ पोटेंशियल को रियलाइज करने की, यूटिलाइज करने की। और यह बात आपको आपके बचपन से ही लोगों ने बताई है कि बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो, ये मानो तो कि तुम कर सकते हो। तुम समझ रहे हो, हनुमान जी है ना, तट पे खड़े होके लंका की तरफ देख रहे थे, ठीक है। अब उनको डाउट हो रहा था कि मैं पार करके सीता माता की खोज में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। जामवन जी ने शक्तियों की याद दिलाई, हनुमान जी गए और आगे की कहानी आपको पता है। अब बेटा शक्तियों को याद करना है, समझ गए ना, ग्रोथ पोटेंशियल को देखना होगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है बेटा
कि आप ना ये जो बिजनेस स्टडीज है ना यार, आपको रियल लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। कॉमर्स आपको रियल लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। कंपनी को ग्रो कराना है तो ग्रोथ पोटेंशियल को यूटिलाइज करना पड़ेगा, और खुद की ग्रो करवानी है तो खुद के अंदर झांक के अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। बहुत शानदार। चलिए आएंगे बेटा और बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की। अब यहां पे कहानी यह है कि बहुत कमा लिया पैसा, बहुत कर लिए अच्छे काम, ठीक है, बहुत कर लिया सर्वाइवल, बहुत ग्रो भी कर लिया है। अब क्या? अब बेटा समाज की भलाई के लिए भी तो कुछ करो, है कि नहीं है? कुछ इस समाज का हिस्सा हो आप, आपकी कंपनी इस समाज का हिस्सा है, भारत देश का हिस्सा हो, भारत देश के लोगों को नौकरी दे, भारत देश के लोगों को आप नौकरी पे रख रहे हो, उन्हीं को सामान बेच रहे हो, उन्हीं से पैसा कमा रहे हो। और ये रिसोर्सेज भी कहाँ के? अमेरिका के हैं क्या? है तो इंडिया के ही, जो तुम यूटिलाइज कर रहे हो, तो इंडिया के लिए भी कुछ करो। कम्युनिटी यानी कि समाज की बेनिफिट के लिए भी कुछ करिए, ठीक है ना? अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करिए। जब भी आप प्रोडक्शन करिए तो इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करिए। ये नहीं कि भैया प्रोडक्शन कर रहे हो, चिमनी से काला धुआं निकल रहा है। पॉल्यूशन बढ़ाना नहीं है, पॉल्यूशन कम करना है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ठीक। पॉइंट नंबर 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं कम्युनिटी के ऐसे डिसएडवांटेज सेक्शंस को जिनके पास अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नौकरी देना भी एक बहुत समाज की भलाई का काम है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आप प्राइमरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे साफ सफाई, जैसे ओल्ड एज होम में जाके कुछ कर देना, जैसे ऑर्फेनेजेस के लिए कुछ कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाइए और उनको मार्केट में बेचिए, और वो भी रीजनेबल रेट पे। ये भी एक समाज की भलाई का ही काम है भाई, है ना। ऐसे प्रोडक्ट मत बनाओ यार जिससे सामने वाले को नुकसान हो जाए कंज्यूम करने पे। अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, अच्छे रीजनेबल रेट पे दो, तुम्हारी कंपनी भी अच्छी, समाज भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक और भैया कि देश के कानूनों का पालन करो। यह भी एक समाज की भलाई का ही काम है कि आप किसी कानून को ना तोड़ें, कोई इलीगल एक्टिविटी में ना फंस जाएं। अब आते हैं बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे। देखिए कहा क्या जाता है, बिल्कुल सच बात है कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां, देखो ये, ठीक है ना, पांचों बराबर नहीं है बेटा। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय है, पांचों बराबर नहीं है। सबके अपने अपने बैकग्राउंड है ना, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने ऑब्जेक्टिव हैं, अपनी पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। कोई मेंटली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा, कोई बहुत वीक होगा, कोई छोटी छोटी बात पे रो देता होगा, कोई दुनिया में पहाड़ गिर जाए ना रोए, ठीक है भाई, हर तरीके का आदमी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है ना, आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते रहें। जैसे मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते रहें, अगर मेरे पूरे होते रहेंगे तो कंपनी के भी मैं पूरे करवाने की कोशिश में लगा रहूंगा, ठीक है। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, हम सब एक एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट है। अपनी अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। किसी को एम्बिशियस परक्विजिट चाहिए, किसी को गाड़ी बंगला चाहिए, किसी को अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को इक्वल अटेंशन चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना अटेंशन सीकर, कि लोग हमें पूछें, किसी को ये चाहिए। किसी को इंडिविजुअल ग्रोथ चाहिए, तो किसी को भैया प्रोग्रेस चाहिए, है ना। किसी को पैसे बहुत कमाने हैं, किसी को पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसको इज्जत चाहिए, जॉब इनरिचमेंट चाहिए, स्टेटस चाहिए। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। कुल मिला के मैनेजमेंट का काम है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, ठीक है। तो ये 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हो गए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ चलिए इस पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ आप बच्चों से मेरा सवाल है, ये डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी तो लग रहा है ना। हाँ तो भैया ये है हमारे टॉप लेवल पे। देखिए एक बार में 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये टॉप लेवल, ठीक है, ये मिडिल लेवल, और ये देखिए, इनको देखिए, ये आपको लोअर लेवल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये लोअर लेवल लग रहे नहीं लग रहे? देखिए इन्होंने कैप वगैरह पहन रखी है, तो ये हो गया हमारे लोअर लेवल, ठीक है। अभी इसके बारे में सर कब पढ़ाओगे? अरे भैया इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, बस बैठे रहना है और इसी चैप्टर में लगे रहना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल, पढ़ा चुका हूं। अब देखा ना कितना आसान हो गया, देखा ना। मैनेजमेंट के चैप्टर में ना पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लो,
फीचर्स पढ़ लो, उसके बाद ये पढ़ लो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। भैया मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में, कौन से गोल पढ़ा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल्स, द रोल ऑफ अ मैनेजर इज टू प्रोवाइड कॉमन गाइडेंस। देखिए एक मैनेजर का रोल क्या है, मान लीजिए मैं मैनेजर हूं, ये मेरी 10 लोगों की टीम है, मेरा क्या भाई, मेरा क्या काम है, मेरा काम ये है कि मैं सबको कॉमन गाइडेंस प्रोवाइड करूं, मैं सबको इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने के लिए डायरेक्शन दूं, और मैं सबका 100% फुल पोटेंशियल रियलाइज करवाऊं, 100% फुल पोटेंशियल पे सब लोग काम करें, इसके बारे में बात हो रही है। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, यहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात हो रही है कि देखिए एक बात समझिए बेटा, एक प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। एक बच्चा आता है कहता है सर मैं 8 घंटे पढ़ाई करता हूं और तब भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आते हैं। एक बच्चा आता है मैं कहता है सर 6 घंटे पढ़ाई करता हूं, बहुत अच्छे नंबर से पास होता हूं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? आप कहोगे ना सर फर्क ये है कि उसको भगवान ने ज्यादा दिमाग दिया। नहीं बेटा, भगवान ऐसी नाइंसाफी नहीं करता, भगवान सबको इक्वल देता है, ठीक है, भगवान सबको इक्वल देता है। अब एक बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा है, एक बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है, एक अच्छे नंबर नहीं आ रहा है, एक 6 घंटे पढ़ के भी अच्छे नंबर आ रहा है। फर्क क्या है? फर्क है बेटा प्रोडक्टिविटी का। हो सकता है 8 घंटे वाला किताब खोल के बैठा रहता हो, हर 1 घंटे में उसको फोन चाहिए, और हो सकता है 6 घंटे वाला 6 घंटे पढ़ाई ही कर रहा हो और कुछ कर ही ना रहा हो और 6 घंटे बाद मौज कर रहा हो। दोनों चीजें हो सकती हैं भाई, दोनों चीजें, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है बच्चों? यही मतलब है कि भैया समय लगे कम, काम हो ज्यादा, टाइम कम काम ज्यादा, ठीक है ना, इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, ठीक है, उनको नए नए तरीके बताता है, समय को कैसे बचाया जा सकता है ये बताता है, काम करने के स्मार्ट तरीके बताता है ना। कुल मिला के यहां पे देखिए स्मार्ट वर्क करने की भी बात हो रही है कि भैया एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क तो हर आदमी कर रहा है, आप स्मार्ट वर्क करिए, करके देखिए क्या पता बढ़ ही जाए, ठीक है। और सिंपल है, उसके लिए आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सब कुछ एफिशिएंटली करना होगा। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैनेजमेंट हेल्प करता है, हाँ जी, मैनेजमेंट हेल्प करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, ठीक है। ये देखिए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनेमिक हो जाए, यानी कि वन फेज ऑफ डेवलपमेंट टू अनदर फेज ऑफ डेवलपमेंट। डायनेमिक का मतलब यही है, ठीक है, कि हमने एक चीज अचीव कर ली, हम रुके ना उस चीज पे, हम दूसरे पे जाएं, इस पे चले गए अब इस पे जाएं, इस पे चले गए इस पे चले जाएं, समझ रहे हो? हम एक चीज पे रुकेंगे नहीं। हमने लाइफ में कुछ अचीव किया, 2 लाख रुपए कमाए, अब 4 की तैयारी होगी, 4 कमाए 6 की तैयारी करूंगा, 6 कमाए 8 की तैयारी करूंगा, ठीक। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक फेज से दूसरे फेज में जाने में और हर तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलते हुए डायनेमिक को समझने में और उसके हिसाब से चलने में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, मैनेजमेंट, अब देखिए ये देखो आगे ना बात अभी जो बोला कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव करवाएगा और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव भी अचीव कराएगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया। मैनेजमेंट लोगों को गाइड करता है कि वो अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, है ना। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते रहेंगे तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करता ही रहूंगा, लॉयल रहूंगा और मोटिवेटेड रहूंगा। 5th, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बता चुका हूं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या बात हो रही है भाई यहां पे कि बाय डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हेल्प इन इट्स ग्रोथ, ठीक है। A developed organization has some moral responsibility. एक developed organization की अपनी एक moral responsibility होती है ना, समाज के प्रति, towards society, and it does so by creating employment opportunity. आप employment opportunities provide कर सकते हो, है ना, ओके। आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, सर्विसेज अच्छी दे सकते हो, पॉल्यूशन कम कर सकते हो, है ना, हर तरीके का पॉल्यूशन, पेड़ लगा सकते हो, पेड़ काटो नहीं, पॉल्यूशन मत करो। इसके अलावा आप डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। बहुत सारे काम है बेटा समाज की भलाई के लिए, है ना, बहुत सारे काम है। अब जैसे मेरा अगर बिजनेस होगा और मैं कुछ बना के बेचूंगा ना, मैं पॉलीथीन्स को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करवाऊंगा, मैं कस्टमर के हाथ में सामान दे दूंगा भाई, लेकिन पॉलीथीन को प्लीज, है ना, रोक दो, ठीक है ना। पॉलीथीन बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसानों के लिए कोरोना वायरस, वैसे ही धरती के लिए पॉलीथीन हो जाता है,
ठीक है ना। तो अगर हम बचा रहे हैं तो धरती को बचाओ पॉलिथीन वगैरह से, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर कर देते। अगर मेरी कंपनी होती, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा होता, तो मेरा सोशल जो काम होता सबसे पहले तो मैं यही काम कर लेता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, और अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, है ना। लेकिन उसके पहले जब हमने ये पढ़ लिया ना, हाँ जी, चलिए तो अभी हम पढ़ेंगे बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ओके सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो गए, इंपॉर्टेंस भी हो गई, शानदार। हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, बताओ 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 बताओ। ये देखो, कंपनी ऑफ द ईयर, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आप जब ये वन शॉट देख लो ना, तो इसका आंसर कमेंट में दे देना कि यहां पे ये देख सकते हो। मैं थोड़ा सा फोटो को एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे आप कर लोगे, समझ लोगे, लेकिन कर देता हूं। 4 लोग खड़े हैं, इनके हाथ में मार्केट की किताब है, इनके हाथ में फाइनेंस की किताब है, इनके हाथ में प्रोडक्शन की किताब है, इनके हाथ में ह्यूमन रिसोर्स की किताब है, सबके हाथ में कोई ना कोई किताब है। ठीक है, ओके, सबके हाथ में क्या है भाई, कोई ना कोई किताब है, और इनको अवार्ड मिला है कंपनी ऑफ द ईयर का, और यहां लिखा हुआ है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एज अ टीम, कि हर आदमी ज्यादा अचीव करता है एज अ टीम। ये मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है? ऑप्शन ए, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑप्शन बी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ऑप्शन डी, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक हो जाएगा, फोटो देख लो, क्वेश्चन देख लो, कमेंट में आंसर लिख दो। ओके, ठीक है बेटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार आपके लिए महापैक एंड एम्बिशन बैच दोनों ही आ रहे हैं, तो उसके लिए आप फटाफट से जाके एनरोलमेंट कर लो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं एज अ मेंटोर कि आप महापैक पे जाओ। महापैक में आपको घर तक किताबें मिल जाएंगी, प्रिंटेड किताबें मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ मैंने आपको जैसा बता चुका हूं कि भैया हर CUT के बैच का एक्सेस, टॉपर्स के साथ मेंटोरशिप, अनलिमिटेड टेस्ट, वीडियो कोर्सेज, सब कुछ आपको महापैक के अंदर मिलने वाला है। यानी कि क्लास 12th और CUT की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है इस महापैक के अंदर। एंड ये कूपन कोड जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है भैया, इसको तो नोट ही कर लो बिल्कुल ही, है ना, इसको तो बिल्कुल नोट कर लो, Y769। ठीक है, नोट कर लो, जब भी लो, वैसे तो जल्दी से जल्दी ले लो, बैच में एनरोलमेंट करो और पढ़ना शुरू करो लाइव क्लासेस के दौरान, और इस कोड का इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट जो चल रहा होगा मैक्सिमम वो कर लेना है। और हाँ, एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन पे जाके ही इनरोलमेंट करना है। और आप अगर ये भी सोच रहे होगे कि सर PDF कहाँ मिलेगी, ठीक है, तो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एप्लीकेशन के लिंक पे क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से आपको PDF वगैरह भी सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर भी दे रखा है, तो आप उस पर भी बातचीत कर सकते हो अगर आप बैच में एनरोलमेंट करना चाहते हो। बाकी कमेंट कर देना, ठीक है, कि कौन कौन बैचेस में एनरोल कर रहा है, और हाँ आंसर भी। चलिए तो अब कहानी को शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं और आते हैं भैया नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। तो देखो यार, बहुत सदियों से एक सवाल चलता रहा, ठीक है, सदियों से एक सवाल चलता रहा, और वो सवाल इस बारे में है। जरा एक बार इसको देख लो। चलिए, तो भाई सदियों से एक सवाल चल रहा है। क्या सवाल चल रहा है कि मैनेजमेंट आखिर है क्या? जवाब मिल गया है, ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया ये मैनेजमेंट है क्या? ये जो प्रबंधन है इसका नेचर क्या है? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, विज्ञान है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है, कला है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, व्यवसाय है क्या? तो जानने के लिए पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या? साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स को, और खुद सोचेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है। हम क्यों रिजल्ट पे चले आए, क्यों ना उस बारे में सोचें। तो चलिए सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले ले चलता हूं साइंस के ऊपर। आप लोग थोड़ी बहुत साइंस तो पढ़ के आए होंगे ना, कॉमर्स वाले 10th तक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब पढ़ा होगा आपने। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है भाई, एग्री? साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल सही बात है। आपको सिस्टम से साइंस पढ़नी पड़ेगी। 7th क्लास में पढ़ा, 8th, 9th, 10th,
जो बच्चे 11th-12th में साइंस ले लेंगे फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जाम्स देंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, वो अपने साइंस की आगे पढ़ाई करेंगे। साइंस के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आउटकम साइंस या विज्ञान हमको दे रहा है, ठीक है, अब विज्ञान हमको क्या दे रहा है? एग्जाम्पल, तुम्हारे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, साइंस, एसी साइंस, फ्रिज साइंस, तो ये सब विज्ञान ही है जो दे रहा है हमको। तो साइंस एक्सपेरिमेंट पे चलता है, एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो जाए छोड़ दो, पास हो जाओ, हो गया काम, सक्सेसफुल। और साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, वो इंडिया में भी है, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंस में जिस साइंस का इस्तेमाल करके तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, वही साइंस का इस्तेमाल करके मेरे घर में भी पंखा चल रहा है, यानी कि यूनिवर्सली वैलिड है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में और साइंस में फर्क है क्या? हाँ जी, मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मानता हूं, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उतना नहीं चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है, लेकिन वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। हेनरी फेयोल खुद कहते हैं अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो भैया समय के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, साइंस के प्रिंसिपल चेंज नहीं होते। एंड बेटा यही वजह है कि मैनेजमेंट को एक सोशल साइंस कहा जाता है, एग्जैक्ट साइंस नहीं कहा जाता है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक कला है? चलिए देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैं गाना गाने जाऊंगा, मुझे सरगम सीखनी पड़ेगी, मुझे गिटार बजाना है, थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, कॉर्ड्स की, है ना, या सुरों की समझ होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज तो हर चीज में होती है। और कला किससे आती है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से। भाई मैं अच्छा कलाकार बनना चाहता हूं, अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं, अच्छा गिटारिस्ट बनना चाहता हूं, बांसुरी बजाना चाहता हूं बहुत अच्छी, गाना गाना चाहता हूं, डांस करना चाहता हूं, सारे ये कलाकार होता है। तो बेटा अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी। और अरिजीत सिंह को देखो, आतिफ असलम को देखो, राहत फतेह अली खान को देखो, या जितने भी सिंगर हैं, के को देख लो, मोहित चौहान को देख लो, जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो, सुनिधि चौहान को देख लो, श्रेया घोषाल को देख लो, लता दीदी को देख लो, आशा दीदी को देख लो, किसी को भी देख लो, गाना सब गा रहे हैं। सोनू निगम को देख लो, गाना गाने का तरीका अपना अपना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। गाना मैं भी गाऊंगा, गाना तुम भी गाओगे, हम दोनों अलग अलग तरीके से गाएंगे। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ये बातें सूट कर रही हैं? बिल्कुल 100% सूट कर रही हैं। कैसे? देखते हैं। मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन चलेगी। आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग तरीके से ढूंढोगे, मैं उसी मैनेजरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से ढूंढूंगा। और मैनेजमेंट में अगर अच्छा बनना है तो प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए चाहिए, क्योंकि कुछ नया करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और मैनेजमेंट बेटा क्या है? कंप्लीट आर्ट है। मैनेजमेंट 100% आर्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट 50% साइंस है, ये मैं अपने कंक्लूजन से आपको बता रहा हूं। और मैनेजमेंट 0% प्रोफेशन है। कैसे? बताता हूं। क्योंकि प्रोफेशन के किसी भी फीचर को ये अप्लाई नहीं करते। कैसे? प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट में किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में कौन कौन आता है? जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो बीए, एलएलबी, जो भी डिग्रीज होती है लेनी पड़ेगी। अगर टीचर बनना है किसी सब्जेक्ट का तो उस सब्जेक्ट में आपको आना चाहिए। यानी कि प्रोफेशन में एंट्री सबकी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, हर आदमी प्रोफेशन में नहीं आ सकता। लेकिन मैनेजमेंट में हर आदमी आ सकता है। मैनेजमेंट, अब मैं अपनी दुकान खोलूं, जाके मैनेजर बन जाऊं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बन जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि भैया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। प्रोफेशनल का प्रोफेशनल एसोसिएशन होना जरूरी है। एक सीए का आईसीएआई से जुड़ना जरूरी है, एक सीएस का आईसीएसआई से जुड़ना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट का किसी से जुड़ना जरूरी नहीं है। आप मैनेजर ऐसे ही बन सकते हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब डॉक्टर के पास तुम जाते हो तो डॉक्टर तुम्हारे साथ हंसी मजाक करता है? नहीं, इलाज करता है। प्रोफेशनल बंदे का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे वो काम करेगा। मैनेजमेंट का अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, है ना। सर्विस मोटिव है प्रोफेशन में, मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं है। पैसा कमाने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं भाई, समझ गए? चलिए। एंड मैनेजमेंट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। कंक्लूजन है ये कि मैनेजमेंट प्रोफेशन के क्राइटेरिया को
फुलफिल नहीं करता है। बच्चों बात समझ गए पूरी की पूरी? बहुत बढ़िया। तो सर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, और उसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन को। सबसे पहले आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं शुरू करूं कि आपसे एक सवाल पूछता हूं। फर्ज कीजिए आप एक कंपनी में मैनेजर हैं। आप मुझे बताओ बेटा कितने लोगों को मैनेज कर सकते हो? 5, 10, 15, 20, 50, दैट्स ऑल। क्या आप एक कंपनी में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1000 लोग हैं, यू कैन मैनेज 1000 पीपल, यू कैन मैनेज 1000 एम्प्लॉइज? नो, नॉट एट ऑल। आप कितने भी बड़े 30 मार खा हो, 1000 लोगों को आप मैनेज नहीं कर सकते। कितने पढ़े लिखे हो, कितना भी आपके अंदर जज्बा हो काम करने का, यू कैन नॉट मैनेज 1000 एम्प्लॉइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है ना, तो लेवल्स बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए सर। देता हूं। तुम्हारा स्कूल है, स्कूल के अपने एक फाउंडर होंगे जिन्होंने स्कूल को शुरू किया होगा, जो स्कूल के लिए हर डिसीजन लेते होंगे, वो आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। तुम्हारे ब्रांच की, अब फाउंडर के आपने देखा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप जिस पर्टिकुलर ब्रांच में पढ़ रहे हो उसकी जो प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर है, वो हो जाते हैं मिडिल लेवल, तो प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। लोअर और ऑपरेटिव लेवल में कौन आ जाएगा? प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल, या फिर कह दो एचओडीज, ठीक है। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? करेक्ट है सर, समझ गए ना? ये है यहां पे कहानी। अब देखिए टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट यहां लिखा ही हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर। ये सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं। ये काम क्या करते हैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज हेड या परचेज मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर सेल्स मैनेजर, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का मैनेजर ऑपरेशंस मैनेजर, ब्रांच किसी भी ब्रांच का मैनेजर ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर फाइनेंस मैनेजर। जैसे आपकी प्रिंसिपल आपके स्कूल की मैनेजर आपके स्कूल को मैनेज करती है, अपने एक स्कूल को मैनेज करती है। लोअर और ऑपरेटिव लेवल, जिसको आप लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हो, वो कौन होते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, क्लर्क, इंस्पेक्टर, ठीक है। ये होते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब सर इतना तो हमको समझ में आ गया कि क्या क्या नाम होते हैं, इनके काम बता दीजिए। अगली बात वही करने वाले हैं, बट इसके पहले ये एरो देखेंगे। ये जो जा रहा है क्या है समझे? ये एरो देखो नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हो? देख रहे हो? नीचे की तरफ आ रहा है। अथॉरिटी, बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी मिडिल लेवल को देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को देता है, एंड सो ऑन। अथॉरिटी नीचे की तरफ पास होती है। और ये वाला एरो देख रहे हो, ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ है, यानी कि सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल की होगी, छोटी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्कूल की होगी, लेकिन फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारे स्कूल्स की होगी ना। तो जैसे जैसे आप मैनेजमेंट के लेवल पे ऊपर बढ़ते जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब हर मैनेजमेंट के लेवल्स के फंक्शंस की। और फंक्शंस अगर याद करने हैं ना बच्चों, तो लॉजिकल याद करेंगे, मतलब रटने वाला कोई काम नहीं। ऐसा नहीं कि ले गए हर्ष सर ने पीडीएफ दे दी है, चलो उसको रट लेता हूं, हाँ नहीं आएगा ऐसे। एक चैप्टर रट सकते हो, 12-13 चैप्टर कैसे रटोगे? समझ के करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी किसी बच्चे को, एनसीईआरटी वगैरह रीड करने। चलिए आ जाते हैं बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। और सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सवाल पूछ के समझाऊंगा इसको। तुम्हारी कंपनी है, तुम उस कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, सीईओ हो, तुम्हारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा? तुम, मैं थोड़ी ना करूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तुम्हारी कंपनी है, पॉलिसीज कौन बनाएगा? तुम।
एक्टिविटीज क्या क्या होनी है कौन डिसाइड करेगा? एक्टिविटीज क्या क्या होनी है कौन डिसाइड करेगा? तुम। रिसोर्सेज कौन लाएगा तुम्हारी कंपनी के लिए? कौन लाएगा? फिक्स एसेट, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग प्लांट कौन लाएगा? तुम लाओगे। वर्क परफॉर्मेंस को कौन कंट्रोल करेगा? लोग कैसा काम कर रहे हैं कौन देखेगा? ठीक। तुम्हारी कंपनी में बजट कौन अप्रूव करेगा? तुम। क्या मैं कर दूंगा? कंपनी आपकी है, क्या मैं बाहर से आऊंगा बजट अप्रूव कर दूंगा? तो तुम काहे लिए हो, है कि नहीं? तो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये सारे काम होते हैं। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही वो मैनेजमेंट का लेवल है जो ऑब्जेक्टिव पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करता है। पॉलिसीज बनाना ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा पॉलिसीज का रियलाइजेशन करने के लिए। कितनी तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है, कहां पे होनी है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इन सारी एक्टिविटीज के बारे में कौन देखेगा? टॉप लेवल। डिफरेंट एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल। अपनी कंपनी के रिसोर्सेज लेके आने हैं, फिक्स एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना, गाड़ी, ठीक है, कार, कैपिटल, पैसा कौन लाएगा? जिसकी कंपनी होगी वो लाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल कौन लाएगा? भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिक्स एसेट कौन लाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। पैसा कौन लाएगा? टॉप लेवल। तो नीडेड रिसोर्सेज आर असेंबल्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि कोई काम धीरे धीरे हो रहा है, मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, अब बिल्डिंग बना रहे हैं, धीरे धीरे बना रहे हैं, अचानक से तो बिल्डिंग बना नहीं देंगे, धीरे धीरे बन रही है बिल्डिंग, तो उस पूरे बिल्डिंग को बनते हुए देखेगा, अच्छे से हो रहा नहीं हो रहा काम, पैसा कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हो रहा, कौन देखेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट देखेगा। द वर्क इन प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड इन अ कंपनी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और बजट कौन अप्रूव करेगा? बेटा देखो, मैं मिडिल लेवल मैनेजर हूं, मैं बजट बना सकता हूं, अप्रूव करने का काम टॉप लेवल का होता है। तो बजट्स प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मैनेजर्स, बजट मैं बना सकता हूं, लेकिन फाइनल शेप यानी कि अप्रूवल कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है। ये हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस। चलिए आएंगे बच्चों मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। अब देखिए मिडिल लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी ब्रांच का या किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है। मिडिल लेवल मैनेजर जो होता है वो किसी या तो ब्रांच का या तो किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब जब मैं एक डिपार्टमेंट के हेड के हैसियत से सोचूंगा तो मुझे ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। आप सोच लो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक डिपार्टमेंट में हेड हो, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस। अब तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? तुम। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज को डिपार्टमेंट में बताएगा कौन? तुम। तो जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाई हैं उसको इंटरप्रेट करना मिडिल लेवल का काम होता है। ठीक है, मिडिल लेवल का काम होता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, है ना। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप। अब मेरा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये मशीन कहां रखी जाएगी, वो बंदा कब आएगा, ये मशीन कौन देखेगा, मॉर्निंग शिफ्ट कौन करेगा, नाइट शिफ्ट कौन करेगा, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखता है। प्रिपेयर्स आउटलाइंस ऑफ हिज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, आप अपने डिपार्टमेंट को चेक ऑन करते हो, है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। एम्प्लॉइज को कौन अपॉइंट करेगा? दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। मेरे डिपार्टमेंट में स्किल्ड, अनस्किल्ड, पढ़े लिखे, नॉन पढ़े लिखे कितने लोगों की जरूरत है, ये कौन देखेगा? मैं देखूंगा। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। भाई देखो, एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? मैं। ट्रेनिंग कौन देगा? मैं। अब बेटा कंपनी का सीईओ तो एम्प्लॉयमेंट करने से रहा, वो और कामों में बिजी है, इंटरव्यू तो मेरा काम होगा ना। इंस्ट्रक्शंस, अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन की व्हाट टू डू, क्या करना है, और हाउ टू डू, कि कैसे करना है, कौन देगा? मैं, यानी कि मिडिल लेवल इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करके रखने का काम किसका होगा? मेरा। तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर। अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला देना, हिम्मत देना, साहस देना, उनके अंदर वो बात
वो कहते हो ना, वो चार्म जगा के रखना, ठीक है, वो मिडिल लेवल का काम होता है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते ही रहे। पॉइंट नंबर 6, क्रिएटिंग कॉपरेशन। मेरा डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से और बाकी डिपार्टमेंट मेरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रहें, मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रहें, ये देखने का काम भी एक मिडिल लेवल मैनेजर का होता है। तो कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिविजन्स इज रिक्वायर्ड, अलग अलग डिविजन्स में कोऑपरेशन बना के रखना, ठीक है, टू सक्सेसफुल अचीव कंपनीज ऑब्जेक्टिव, ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते रहें। ये काम मिडिल लेवल मैनेजर का होता है। कहानी खत्म। चलिए बात कर लेते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की, और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन। देख रहे हो ना, पजल सॉल्व हो रही है यहां पे, ठीक है। चलिए तो अभी लोअर लेवल मैनेजमेंट को देख लेते हैं भैया अच्छे तरीके से। हाँ जी, लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में पहले थोड़ा बता देता हूं। वर्कर्स से डायरेक्ट टच में कौन रहता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। उनके शिकायतों को मिडिल लेवल तक कौन पहुंचाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। उनसे बातचीत करना, रिलेशनशिप बना के रखना, उनको काम बताना, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब छुट्टी ले रहे हैं, कौन देखता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक। सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस, वर्कर्स की शिकायतों को आगे पहुंचाना मिडिल और टॉप लेवल तक, यह काम लोअर लेवल का होता है। दे कम्युनिकेट वर्कर्स विद देयर प्रॉब्लम्स, सजेशंस, रिकमेंडेटरी अपील्स टू द हायर लेवल, ठीक है बच्चों। भाई वर्कर्स की शिकायतों को दूर करना, प्रॉब्लम्स को दूर करना, सजेशंस लेना और उनको टॉप मिडिल लेवल तक पहुंचाना लोअर लेवल का काम होता है। प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट समझते हो? अरे जैसे मान लो मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूं, पानी नहीं है यहां पीने का, काम कर पाऊंगा क्या लंबे समय तक? नहीं, बार बार लेने बाहर तो ना जाऊंगा, ठीक है। अब प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर मशीन, प्रॉपर टूल, ठीक है, बाकी की सारी चीजें जैसे कि पानी, बिजली, वेंटिलेशन, साफ सफाई, ये देखने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। दे अरेंज नेसेसरी मटेरियल्स, मशीन्स फॉर गेटिंग द थिंग्स डन एंड ऑल्सो इंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन एंड साफ सफाई, यानी कि क्लीनलीनेस। थर्ड पॉइंट, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए काम करते करते। देखो कभी कभी ना वर्कर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स पे काम करते हैं, तो कोई दिक्कत ना हो, वर्कर्स की सेफ्टी बनी रहे, एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं, ये देखने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए ट्रेनिंग देने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। ये पढ़ लेते हैं। इनवाइटिंग सजेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ही क्या करता है, सबऑर्डिनेट से सजेशंस लेता है अबाउट देयर वर्क, ठीक है, कि कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीजें, और कैसे काम की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। हाउ द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इंप्रूव्ड। पॉइंट नंबर 4, हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करना रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, प्रमोशन में लोअर लेवल का काम होता है। एंड अच्छे रिलेशंस बना के रखना वर्कर्स के साथ, ये भी लोअर लेवल का ही एक काम होता है। देखो दे क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशंस सो दैट डिस्प्यूट्स कैन बी अवॉइडेड एट द वर्क प्लेस। भाई डिस्प्यूट्स को खत्म किया जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो भाई किसी के बीच में, ठीक है ना। मैनेजमेंट वर्कर्स को सपोर्ट करे, वर्कर्स को रिवॉर्ड दे, प्रॉफिट शेयर करे, वर्कर्स कोई अननेसेसरी डिमांड ना रखें मैनेजमेंट के सामने, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट। और अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन की, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये हमारे आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। छोटू सा टॉपिक है, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन पे, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन को बढ़िया तरीके से अपन समझ लेते हैं। बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, साथ मिलकर काम करना, जैसे ये कर रहे हैं। अगर एक को भी छुपा दोगे ना तो ये पजल सॉल्व नहीं हो पाएगी, देख रहे हो, अगर एक को भी मैंने छुपा दिया तो पजल कैन नॉट बी सॉल्व्ड, पजल अधूरी रह जाएगी। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या उन डिपार्टमेंट में रहने वाले जितने भी लोग हैं, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करें। यूनिटी ऑफ एक्शन इसमें कीवर्ड है बेटा, यूनिटी ऑफ एक्शन कीवर्ड है, नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वो सब यूनिटी से काम करें टुवर्ड्स अ कॉमन गोल,
देखो 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सबका गोल एक ही होना चाहिए, चाहे लोग कितने भी हों, गोल एक ही होना चाहिए, तो इसे ही कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। इट ऑल्सो ब्रिंग हार्मोनी इन कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क। आप जितने भी काम कर रहे हो उसमें शांति से, हार्मोनी से, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आपको सारे काम करने हैं, और करने हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। कोऑर्डिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ग्रुप एफर्ट, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो ना, तो यू हैव टू इंश्योर दैट कोऑर्डिनेशन इज देयर इन योर वर्क। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर काम करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ग्रुप एफर्ट का। हाँ, अगर आप अकेले काम कर रहे हो वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज वर्किंग, अगर आप अकेले काम कर रहे हो देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लास्ट लाइन मैं लिख देता हूं, बता देता हूं आपको। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन वो धागा है जो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की मोती को पिरो के रखता है और उससे बनती है एक माला। उस माला का नाम होता है मैनेजमेंट। समझ गए ना? तुमको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो दिख रहे हैं, प्लानिंग दिख रहा है, ऑर्गेनाइजिंग दिख रहा है, स्टाफिंग दिख रहा है, डायरेक्टिंग दिख रहा है, ठीक है, कंट्रोलिंग दिख रहा है, तुमको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिख रहे हैं। लेकिन इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की माला के अंदर जो धागा है ना, जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं, ये धागा कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों। बात समझ गए? धागा टूटा, आगे की कहानी आपको पता है, तो माला बिखरी। लास्ट में पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है, होना चाहिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड टाइम, आप बिल्कुल भी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें और समय को वेस्ट ना करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, हेल्प करें, टीम स्पिरिट को इनकरेज करें कि भाई हम लोग सब लोग टीम का हिस्सा हैं, टीम में काम करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट ना हो, अगर हो भी जाते हैं तो सुलझ जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, पॉजिटिव एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाए। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस भी कहा जाता है, साथ ही साथ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट की भी यहां बात हो रही है। तो बच्चा पार्टी, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आपके लिए ये रही, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एफर्ट्स लगाने हैं, ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो तो यू हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के फंक्शंस की माला, मोतियों की माला बिखर जाएगी। बच्चा पार्टी, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड आज मैंने आप लोग को मैनेजमेंट से लगभग रिलेटेड हर चीज पढ़ाई। मैंने आप लोग को मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी समझाई, मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, लेवल्स, नेचर, कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझा दी हैं। आई होप कि ये वन शॉट आपको अच्छा लगा हो। उस क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में दे देना। और चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग महापैक में एनरोलमेंट कैसे कर सकते हो, राइट। चलिए, जिस महापैक की अभी हम लोग बातें कर रहे थे, देखो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि यहां पे ऐसा खुलेगा, यहां पे आपको साइन अप लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको अपनी आईडी या बेसिक डिटेल डाल के यहां पे साइन अप कर लेना है। आप ऑल कोर्सेज में जा सकते हो, स्टोर में जाके ऑप्शन मिलेगा यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाके यू कैन गो टू CUET यूजी एंड CUET महापैक। ये देखिए, हाँ, आपके अगर कोई दोस्त हैं साइंस डोमेन के, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के है ना, अगर ह्यूमैनिटीज के हों तो ह्यूमैनिटीज के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आपको महापैक मिल जाएगा फॉर कॉमर्स डोमेन विद प्रिंटेड बुक्स, है ना। और मैंने बता दिया भैया, चलता रहेगा ये महापैक, बैचेस आएंगे जाएंगे, महापैक आपका चलता रहेगा, ठीक है। और घर पे किताबें मिल जाएंगी और वो भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आप देख सकते हो। एंड बेटा अगर देखो, वैसे इसका प्राइस क्या है 17,999, लेकिन जब आप एक कूपन कोड में देता हूं, बाय नाउ पे क्लिक करो, कूपन कोड लगाओ Y769, देखोगे अप्लाई करते ही यहां पे आपको डिस्काउंट मिल गया और ये बैच आपका पड़ रहा है 14,399 का 20% ऑफ। 1-2% ऑफ आपको कॉइन्स वगैरह यूज करके एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा और मान लो कि
14,300 का पड़ जाएगा, ऐसा कुछ समथिंग अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बता रहा हूं, लगभग इतने का आपको पड़ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ भैया ये जो मतलब ये जो प्राइस है ना, आपको लग रहेगा कि यार हम ना ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इतना प्राइस दे रहे हैं, लेकिन आप ये बात समझो कि बेटा आप जब बाहर भी जाओगे ना मार्केट में, तो आप देखोगे कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पैसे देने पड़ रहे हैं, एंड CUET के लिए फिर आपको अलग खर्चा करना पड़ रहा है। महापैक का डिसीजन आपके लिए बहुत वाइज डिसीजन होने वाला है, और डिसीजन लेने के बाद हो सकता है आपको ये चीज रियलाइज हो कि हाँ यार बहुत सही डिसीजन लिया। 15 महीने की वैलिडिटी है, आराम से CUET का पेपर भी इसमें कवर हो जाएगा, सारे बैचेस तुमको मिलने वाले हैं, चाहे वो प्रतिज्ञा बैच हो, चाहे वो प्रतिज्ञा 2.0 हो, सभी में तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, और वही चीज है कि दिस इज अ इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंडिचर। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्लास 12th में और CUET में। दैट्स ऑल जो मैं आपको बताना चाहूंगा महापैक के बारे में। एंड यू कैन ऑल्सो चेक द डिटेल्स हियर, आप ऐसे चेक कर सकते हो, टेस्ट सीरीज हैं, किताबें हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो आपका CUET हो, है ना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी कि क्या क्या फीचर्स हैं। आप अपने घर वालों को बता सकते हो कि इसमें सारी चीज़ें, सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, मेंटोरशिप, एग्जाम ओरिएंटेड, बेस्ट फैकल्टीज, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर इन महापैक। सो डू इनरोल इन महापैक एंड मिलते हैं एम्बिशन बैच की क्लासेस में। तब तक ले अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।